नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आई पेपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं आपकी CSIR क्या है, सॉरी ICAR, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्लास, ठीक है। टेक्नीशियन T1 पोस्ट जो है हमारी 2021 के जो फॉर्म निकले हुए हैं, कितने हैं दोस्तों? 641 पोस्ट पर है ना। तो ठीक है, उसी की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। क्या है दोस्तों, आज हम करने वाले सोशल साइंस। सोशल साइंस की आपकी पहली क्लास होगी दोस्तों। मोस्ट ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, ठीक है। क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों। एक ऐसे वे में कराऊंगा ना कि मज़ा आने वाला एकदम। मतलब ज्योग्राफी पढ़ी है ना आपने, क्या दोस्तों, भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी तो पढ़ी ही होगी। उसमें कैसे कराते हैं दोस्तों? चार्ट वाइज कराते हैं हर चीज़। कैसे दोस्तों? चार्ट की फॉर्म में कराते हैं। तो इसी टाइप से आज आप सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। मतलब इंटरेस्टेड होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं आज आप एक चार्ट वे में, ठीक है। कि हम मतलब जैसे मैप होता है ना, इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। तो सारे ही पॉइंट्स जो मैं लिखाऊंगा ना वो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जितने भी होंगे, ठीक है। आप 10th की NCERT की बुक भी देखी होगी या आपने हिंदी की बुक भी देखी होगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी को। गुड मॉर्निंग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या फिर आप सभी मतलब लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को काला कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा स्टूडेंट अगर हमारी क्लास को देखेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि बातें भी होंगी उसी में ही, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ICAR की वैकेंसी है, तो इसमें हम आज 4 वे में कंप्लीट करेंगे हम, क्या दोस्तों, सोशल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और इसकी PDF आप चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा, सभी को पता ही है कि PDF तो चाहिए, तो दोस्तों मैं अपने खुद के नोट्स करवाऊँगा, ठीक है। तो राइटिंग इतनी खास नहीं है, बट फिर भी मैं एक मतलब सीधी सीधी बात कहूँ ना आपसे, तो आप नोट पेन और पेन लेकर स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। आप खुद के नोट्स बनाएंगे ना, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं करवाऊँगा, ठीक है। 2 या 3 पेज में एक आपका मतलब चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक चैप्टर 2 या 3 पेज में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 10-15 पेज में आपकी पूरी हमारी क्या सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए आप उतार लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि PDF आपको इसी राइटिंग में मिलेगी जैसे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो PDF भी मिल जाएगी आपको। अगर आपको वहाँ से समझना है तो वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें जो NCERT का है हमारा, क्या है दोस्तों, सोशल साइंस, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है दोस्तों? यूरोप में, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसको ही आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। 1 या 2 क्लास में हम इसको टोटली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कितने में दोस्तों? 1 या 2 क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट्स के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। हालांकि ये NCERT बुक में कम से कम 28 से 30 पेज का है, ठीक है। कितना? 28 से 30 पेज का। तो हम बस मेन पॉइंट्स लिखेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनसे हमारे MCQs बन सकते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्हीं को ही आज हम मतलब कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करें क्या है इसमें हमारा, थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर मैंने बता ही दिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें जितने भी सारे टॉपिक होंगे हम कवर कर लेंगे। आप बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने मतलब राइट साइड में हमने क्या लगाए हुए हैं, थोड़ी वॉलपेपर लगाए हुए हैं। ये हमारे कौन? नेपोलियन साहब, ठीक है। नेपोलियन, इन्हें मैं N से शो करूँगा, ठीक है। N से आप समझ जाना, आप अपनी बुक में भी N ही लिखना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में N से क्या है दोस्तों, नेपोलियन, ठीक है। तो आप इसी टाइप से लिखना, ठीक है दोस्तों। स्पेलिंग से मत जाना, ठीक है। नीचे अब हम बात करें क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो एक पिक्चर मैंने इसकी भी लगाई हुई है ताकि इंटरेस्ट बढ़े थोड़ा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब हम आप सीधा सीधा लिखने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा समझना और लगातार लिखते रहना, क्योंकि और दोस्तों जो मैं बोलता रहूँ ना, उसको लाइन को भी लिखना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से भी आपके MCQ बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, हम देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो है राष्ट्रवाद। क्या दोस्तों? राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद ये होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, ठीक है। मतलब अपने राष्ट्र, जैसे हमारा भारत है फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसके प्रति प्रेम भावना को रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या दोस्तों?
अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति क्या दोस्तों, प्रेम भावना रखना, ठीक है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी हो गई हमारी डेफिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करें राष्ट्र के बारे में बात करें, ठीक है। राष्ट्र, ये राष्ट्र क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद की डेफिनेशन तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र के बारे में दोस्तों बात करें तो आप 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में भी इसी तरह बनाना है आपको, ठीक है। अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब राष्ट्रवाद क्या है, मतलब डेफिनेशन है कि हाँ इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया राष्ट्रवाद को, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग है, अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, ये जो अर्नेस्ट ये साइंटिस्ट हुए हैं, ये हमारे ये हिस्ट्री के मतलब महान कार्यकर्ता होंगे, जिनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि राष्ट्र को इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। तो राष्ट्र के मतलब अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग समान भाषा या नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। क्या दोस्तों, समान भाषा, समान लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, समान लैंग्वेज, या फिर हम बात करें धर्म की, ठीक है, या नस्ल, ठीक है दोस्तों। समान भाषा, धर्म, नस्ल से बने राष्ट्र को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्र कहेंगे। तो आप इसी तरीके से उदाहरण कॉपी में, अब हम दूसरी रो में बात करें तो क्या है दोस्तों, एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु ही राष्ट्रवाद कहलाता है या राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। क्या दोस्तों, एक लंबे प्रयासों, थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है। तो क्या है दोस्तों, एक लंबे प्रयासों, त्याग कह सकते हैं हम, या फिर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, निष्ठा, ठीक है, का चरम बिंदु जो होता है ना, मैक्सिमम लेवल, ठीक है, का चरम बिंदु ही राष्ट्र कहलाता है, का चरम बिंदु ही हमारा राष्ट्र कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक टॉपिक तो हमारा राष्ट्र से रिलेटेड हो गया, बस इतना याद करना है आपको राष्ट्र के बारे में। और राष्ट्रवाद की डेफिनेशन बता दी मैंने सीधी आपको, डिफरेंस मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इसमें, हम हमारी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को ही रखना हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। और राष्ट्र क्या है, अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अर्नेस्ट जो है इनके अकॉर्डिंग समान लैंग्वेज, ठीक है, धर्म, नस्ल से बने क्या है क्षेत्र को ही राष्ट्र कहा जाता है, ठीक है। एक लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु ही राष्ट्र कहलाएगा। ये हमारा एक अलग है, ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट है, ठीक है दोस्तों। ये अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट है और ये हमारा हो जाएगा एक लंबे प्रयासों, त्याग तथा निष्ठा का चरम बिंदु ही राष्ट्र कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे जो हमारा क्या है टॉपिक है, आगे हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग आती है हमारी, ठीक है, ये हमारा स्टेट जर्नल। ये स्टेट जर्नल क्या है दोस्तों, एक वर्ड है हमारा स्टेट जर्नल, ठीक है, स्टेट जनरल। ये क्या है हमारा, ये आपने हिस्ट्री में वर्ड सुना ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये हमारा जो है ये एक आम सभा थी, क्या थी दोस्तों, ये हमारी एक सभा थी, ठीक है, असेंबली नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी एक आम सभा थी। मेन पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, ठीक है, इन्हीं से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आम सभा थी, ठीक है दोस्तों। कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, अब इसके कुछ टॉपिक्स लिखें। ये हमारी 1789 में स्टार्ट हुई थी, 1789 में स्टार्ट हुई, ठीक है। आगे चलें, दूसरा हम दूसरी स्क्रॉल करें और दूसरे में लिखेंगे हम, जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों के संप्रदाय का प्रतिनिधि करती थी, ठीक है। क्या है जो दोस्तों, जो क्षेत्र था ना, ठीक है, जो एरिया हमारा होता है ना, मतलब एरिया के फ्रांसीसी संप्रदाय थे, ठीक है। कौन से दोस्तों, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी संप्रदाय या संप्रदायों के संप्रदाय का प्रतिनिधि करती थी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक अच्छे वे में कराया जाएगा, ठीक है, उतारना आपको लगातार है,
तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। क्या प्रतिनिधि करती थी, ठीक है। तो ये हो गया जो एरिया के फ्रांसीसी संप्रदाय का प्रतिनिधि करती थी, वो हमारी क्या कहलाती थी, स्टेट जर्नल, या हम इसे कह सकते हैं आम सभा, ठीक है दोस्तों। और इसी को ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो इसकी बात करें ये हुई थी हमारी वियना में, ठीक है। कहाँ, वियना में। वियना क्या है दोस्तों, ये किसकी राजधानी है, इसे लिख लिया आप, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। वियना की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया, ठीक है दोस्तों। तो ऑस्ट्रिया होगा इसकी राजधानी, वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। यह एक आम सभा थी, ये भी हमारा हो गया। अब इसके बारे में लिख लेते हैं हम, इसे हम क्या कहते थे, मतलब ये जो हमारा स्टेट जर्नल था ना, इसके लिए जो मेन जो हो जाता है ना ऑब्जेक्टिव, क्या दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव जो हो जाता है वो हमारा क्या है, इसे कहा गया था दोस्तों नेशनल असेंबली, ठीक है। क्या है, इसे नेशनल असेंबली कहा गया था। एक पॉइंट ये हो जाता है हमारा, ठीक है। तो नेशनल असेंबली किसे कहा गया था, ये याद रखना, स्टेट जर्नल को, ठीक है। आयोजित कहाँ की गई थी, वियना में। क्या थी दोस्तों, एक आम सभा थी, ठीक है। 1789 में स्टार्ट हुई थी। जो एरिया के प्रतिनिधि संप्रदायों के संप्रदाय का प्रतिनिधि करती थी, उसे ही हम स्टेट जर्नल कहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो हमारा पिक्चर है वॉलपेपर, ये हमारी किससे संबंधित है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति थे, फ्रांसिस की जो क्रांति थी ना, उससे संबंधित है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मतलब जो हमने तैयार किया है कंटेंट ये आपको अच्छा लगे, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हो सभी को पहुंच जाए, ठीक है। तो आगे हम बात करें दोस्तों क्या है, नेपोलियन के बारे में। जो आगे हम बात करने वाले टॉपिक जो छेड़ने वाले हैं, ठीक है, क्या है, नेपोलियन। एन से शो करूंगा मैं इसे, ठीक है, समझ जाना, जहाँ भी एन लिखूंगा मैं नेपोलियन ही है, ठीक है। क्या है दोस्तों, नेपोलियन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बात है, नेपोलियन क्या थे दोस्तों। तो ये जो हमारे थे, नेपोलियन ने मतलब पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। क्या दोस्तों, नेपोलियन जो थे ना, ठीक है, इन्होंने पूरे यूरोप, क्या दोस्तों, एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, कौन थे दोस्तों, नेपोलियन, इन्होंने पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। जितने भी करा रहा हूँ ना मैं, जो भी टॉपिक लिखा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे, इनसे एमसीक्यू बनने वाले हैं, ठीक है। और इनकी एमसीक्यू की मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए भी तैयार रहिए आप। तो अब हम नेपोलियन के बारे में बात करें, तो नेपोलियन जो थे ना, एन से हम लिख लेते हैं, जो इनका जन्म हुआ था, क्या दोस्तों, नेपोलियन का, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था आपका 15 अगस्त को, ठीक है। और यदि हम सन की बात करें तो 1769 में, क्या दोस्तों, 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये क्या थे, ये एक महान सम्राट थे, क्या दोस्तों, एक महान सम्राट थे, ठीक है दोस्तों। और आगे हम बात करें इनके बारे में, तो इन्हें 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गए थे, क्या दोस्तों, ये अपने कार्य और बल की शक्ति पर, ठीक है। ये अपने, क्या दोस्तों, कार्य और बल, या हम बुद्धि लिख सकते हैं, ठीक है, के बल पर क्या बन गए थे दोस्तों, 24 वर्ष की आयु में, ठीक है। मेन याद रखना यही है हमारा, सॉरी, 24 ईयर की आयु में ठीक है दोस्तों, सेनापति बन गए थे। क्या बन गए थे ये, सेनापति बन गए थे नेपोलियन, ठीक है। तो ये हो जाता है मेन ऑब्जेक्टिव, याद रखना, स्टार लगा लेना, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट जो है ना, ये जैसे ये हो गया हमारा, जन्म कब हुआ था, स्टार लगा लेना, ठीक है। नेपोलियन एकमात्र है जिन्होंने पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। अब आगे हम बात करें, इन्होंने कई युद्धों में फ्रांसीसियों को जीत दिलाई थी, ठीक है। क्या दोस्तों, इन्होंने कई युद्धों में फ्रांसीसियों को जीत दिलाई थी, और अपार लोकप्रियता, मतलब अपनी जो फेमस है ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब प्राप्त कर ली थी, ठीक है।
और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने, ठीक है। क्या दोस्तों, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफ़ी सारी जीत दिलाई, काफ़ी सारी मतलब जीत दिलाई थी इन्होंने, ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में जितना था मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। इतना ही है, सफिशियंट है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपको। तो दोस्तों थोड़ा सा वाटर वाटर पी लेते हैं, ठीक है। आप भी रेस्ट कर लीजिए तब तक। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्या, उदारवाद। या एक टॉपिक और बचा है छोटा सा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक हमारी है वियना कांग्रेस। क्या है दोस्तों, वियना कांग्रेस। इसके बारे में हम बात करें तो स्टेट जर्नल, एक मिनट रुकना दोस्तों। स्टेट जर्नल के बारे में मैंने क्या लिखा है, आम सभा थी, ठीक है। नेशनल असेंबली बोला गया था, ये वियना में आयोजित नहीं की गई थी, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, ये नीचे वाला ही था, ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में इतना ही है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही याद रखना है आपको, क्या थी ये, एक आम सभा थी, ठीक है। इसके बारे में ये था और ये स्टार्ट हुई थी 1789 में। जो वियना है ना हमारा, इसके बारे में था, जो वियना में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो क्या था दोस्तों, ये हमारी वियना कांग्रेस। एक जो टॉपिक बचता है हमारा, क्या है, वियना कांग्रेस, ठीक है। एक ये हमारा टॉपिक बचता है, तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो वियना कांग्रेस क्या थी, तो यदि हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, यूरोपीय देश का एक सम्मेलन था ये। क्या था दोस्तों, यूरोपीय देश का एक सम्मेलन, ठीक है। यूरोपियन देश का एक सम्मेलन था, ठीक है। क्या, वियना कांग्रेस। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या दोस्तों, वियना कांग्रेस कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों, इसके बारे में बात करें यदि हम, ये स्टार्ट हुई थी हमारी 18 से 14 के बीच में, ठीक है। डेट तो ये है हमारी, और कब दोस्तों, 18 से 14 के बीच में, जून में, ठीक है। 18 से 14 जून के बीच में स्टार्ट हुई थी, कब दोस्तों, 1815 में, ठीक है। तो ये इस वक्त तो हमारी स्टार्ट हुई थी, लिख लेना डेट को अच्छे तरीके से, ठीक है। डेट ही पूछी जाती है, 18 से 14 के बीच में स्टार्ट हुई, 1815 में, जून में, ठीक है। एक तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब हम आगे बात करें, इसका नाम वियना कांग्रेस क्यों पड़ा। क्या दोस्तों, इसका नाम जो था वियना कांग्रेस क्यों पड़ा, तो इसके बारे में लिख लेना आप। ये जो वियना कांग्रेस है ना, ये वियना में आयोजित की गई थी, इसलिए इसका नाम वियना कांग्रेस पड़ा, ठीक है। कहाँ दोस्तों, वियना में आयोजित की गई थी। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है किसकी राजधानी है, ठीक है। तो आगे बात करें दोस्तों, अब आ जाते हैं हम थोड़ा मेन टॉपिक जो है हमारा, नेपोलियन तो कर ही लिया हमने, ठीक है। आगे कुछ टॉपिक और बचते हैं तो उनको भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद एंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि पहली क्लास है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब अच्छा भी रहेगा, बट फिर भी उदारवाद से आप क्या समझते हैं, एक टॉपिक ये बचता है हमारा, क्या, उदारवाद। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, सीधा सीधा लिख लीजिए उदारवाद, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं पॉइंट्स। क्या दोस्तों, लातिनी भाषा में इसको आज़ाद कहते हैं। एक पॉइंट ये लिख लिया आप, यही लिख लीजिए साइड में क्योंकि नीचे पॉइंट बनाने हैं। लातिनी, क्या दोस्तों, लातिनी भाषा में इसको आज़ाद कहते हैं, ठीक है। लातिनी भाषा में इसको आज़ाद कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लैटिन भाषा ही बोलते हैं, ठीक है। बट हिंदी में जैसा लिखा है वो वैसा ही है, ठीक है। लातिनी भाषा या लैटिन भाषा बोल सकते हैं। तो लैटिन भाषा भी लिख लीजिए आप साइड में, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या, आज़ाद बोलते हैं, फ्रीडम, ठीक है। अब आगे हम बात करें उदारवाद। उदारवाद क्या है दोस्तों, यदि हम उदारवाद की एक डेफिनेशन लिखें, ठीक है। किसी भी देश या मतलब किसी भी कंट्री में तेज़ी से बदलाव या विकास की बात हो, या विकास हो, ठीक है, तो उसे ही हम उदारवाद कहते हैं। क्या दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी कंट्री की बात की जाए, कंट्री या देश, ठीक है, में यदि तेज़ी से बदलाव हो रहा है ना, ठीक है, तेज़ी से
बदलाव हो या विकास हो, ठीक है, या मतलब प्रगति हो, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा आ सकता है ये, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उदारवाद कहते हैं। तो ये अब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सिंपल सी है, ठीक है। एक ही साइड में इतना ही लिखना है कि उदारवाद क्या है, किसी भी कंट्री में तेजी से बदलाव या विकास को उदारवाद कहते हैं। तो इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इतना ही था उदारवाद के बारे में, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। एक टॉपिक और है, अब हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं, क्या दोस्तों, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। रूढ़िवादी टॉपिक पर आ गए हम, ठीक है दोस्तों। तो मेन मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं हम हर टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित और संस्थाओं को रिवाजों पर जोर देता है ना, वो क्या कहलाता है, धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसी को कहते हैं हम रूढ़िवादी, ठीक है। क्या है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं अच्छे से। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित करना, संस्थाओं को रिवाजों पर जोर देता है ना, और धीरे धीरे विकास की ओर चला जाता है, उसे कहते हैं हम रूढ़िवादी, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसे याद रख लेना या आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक बार मैं और बता देता हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, समय कम है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा को स्थापित करने में या संस्थाओं या रिवाजों पर, ठीक है, जो रीति रिवाज होते हैं ना, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, रीति रिवाजों या, ठीक है दोस्तों। हम बात करें राजनीतिक दर्शन, क्या दोस्तों, राजनीतिक दर्शन या परंपराओं पर जोर देता है, ठीक है, और धीरे धीरे विकास की ओर चला जाता है या धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता बढ़ती चली जाती है, उसे ही कहते हैं क्या, हम रूढ़िवादी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगी डेफिनेशन, परंपराओं और विकास की ओर बढ़ना, ठीक है, क्या है, विकास की ओर बढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, हमारा रूढ़िवादी कहलाता है। तो इतना याद रखना दोस्तों रूढ़िवादी के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करें, एक टॉपिक और है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, बस एक दो टॉपिक और करेंगे, फिर हम, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। क्लास के लिए एक बार कमेंट ज़रूर करना क्लास कैसी लगी, ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। तो एक है हमारा नीरावाद, क्या है दोस्तों, या नीरवाद बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, नीरवाद। तो ये नीरवाद क्या है दोस्तों, तो नीरवाद के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, ये हमारा मतलब स्त्री और पुरुष से रिलेटेड है, क्या दोस्तों, स्त्री और पुरुष से रिलेटेड है, स्त्री और पुरुष, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके बारे में, कुछ मेन मेन टॉपिक लिख लेते हैं। नीरावाद स्त्री और पुरुष की, ठीक है, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। नीरावाद स्त्री और पुरुष की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराना नीरावाद कहलाता है, ठीक है दोस्तों। स्त्री और पुरुष की सामाजिक, क्या दोस्तों, एक तो हो गया सामाजिक, ठीक है, दूसरा हम बात करें यदि आर्थिक, तीसरा बात करें हम राजनीतिक, रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, क्या है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता की सोच, क्या है दोस्तों, मतलब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो है ना, ये हमारे सामान्य होने चाहिए, ठीक है। समानता की सोच जो है ना, ठीक है, इसके आधार पर, ठीक है, समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराना ही क्या कहलाता है, नीरावाद कहलाता है, क्या दोस्तों, महिलाओं के राइट्स जो होते हैं, ठीक है, अधिकारों का बोध कराना ही नीरावाद कहलाता है, बोध कराना ही नीरवाद, या हम लिख सकते हैं नीरावाद, ठीक है दोस्तों, कहलाता है।
तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। हालांकि थोड़ी अजीब सी है, ठीक है, बट मैंने जितना ईजी हो सका उतना ईजी कर दिया है। तो ऐसे ही लिखना है आपको। निरावाद क्या है? स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के राइट्स, क्या दोस्तों, अधिकारों का बोध कराना ही निरावाद या निर्वाद कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास में, इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या दोस्तों? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। तो ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक टॉपिक ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। फ्रांसिस क्रांति लिखते हैं, फिर उसके ऊपर विचार हैं थोड़े से, ठीक है। और नेपोलियन का शासनकाल के बारे में हम बात करेंगे। और फिर हमारे एक दो टॉपिक और रह जाते हैं और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइएगा, बट जो मैं करा रहा हूँ ना, कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, उस पर जाइएगा दोस्तों। क्लास कैसी लगी ये बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और एमसीक्यू की क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और मैथ की क्लास तो आपको सुबह मिल ही गई थी, क्या दोस्तों? मैथ की क्लास भी सर ने स्टार्ट कर दी है, सुबह मिल ही गई होगी, ठीक है। एमसीक्यू भी आने वाले हैं उसके। तो सभी तैयार रहिए, ठीक है, तत्पर रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहीं पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों जितनी भी क्लासेस हमारी चलेंगी उनकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, क्या दोस्तों? प्लेलिस्ट तैयार मतलब बना दी जाएगी, ठीक है। उसमें आपको सारी एक साथ क्लासेस मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं होगी। और एक दिन हम इसकी महामैराथन भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप मतलब हमारे चैनल से अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।